हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी हमारे YouTube चैनल पर विधिशास्त्र की कक्षाओं को आप 6 लेक्चर देख चुके हैं। उन 6 लेक्चरों में आपने जो पहले आपने उसकी परिभाषा देखी थी, फिर आप कुछ सिद्धांतों को देखे हैं, फिर हमने स्कूल पढ़े हैं। और स्कूल में आज हमारा जो स्कूल पढ़ना है वो एनालिटिकल स्कूल है, यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा। तो आज हम देखेंगे विश्लेषणात्मक विचारधारा में यूजीसी नेट जुडिशरी के एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आए। तो देखते हैं दोस्तों कि जो आपकी विश्लेषणात्मक विचारधारा है, आपने पढ़ा था कि जो ऐतिहासिक विचारधारा और विश्लेषणात्मक विचारधारा, ये दोनों विचारधारा प्राकृतिक विचारधारा यानी कि नेचुरल स्कूल की प्रतिक्रिया स्वरूप आई थी। यानी कि जो प्राकृतिक विचारधारा के विधिशास्त्री थे, उनका मानना था कि जो विधि है वो ईश्वर द्वारा बनाई गई है। उसके विरोध स्वरूप, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 2 विचारधाराएं आपकी आई। एक विचारधारा आपकी आई थी एनालिटिकल स्कूल, दूसरी आपकी आई थी हिस्टोरिकल स्कूल। वो आपने देख लिया था। तो हिस्टोरिकल स्कूल हमने कल की वीडियो में देख लिया। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल स्कूल और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से विधिशास्त्रियों ने विधि को परिभाषित किया। तो हम देखते हैं कि जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, इसके जो फाउंडर है जॉन ऑस्टिन महोदय हैं और ये आंग्ल विधिशास्त्री भी कहलाते हैं। आंग्ल विस्तार के जो जनक हैं वो भी हमारे जॉन ऑस्टिन साहब हैं। और इस जो विचारधारा का है जो बेसिक एक जो रूल है, वो कहती है कि विधि जो है वो बनाई जाती है, विधि पाई नहीं जाती है। जबकि इसके विपरीत आपने कल देखा था ऐतिहासिक विचारधारा में कि विधि जो है वो पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। यानी इन दोनों विचारधाराओं में जो प्राकृतिक विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप आई थी या उस पर विरोध में जो आई थी, वो आपकी ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक आई थी। लेकिन ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक दोनों में भी विपरीत बात कही जाती थी। एक में कहा जा रहा है, जो ऐतिहासिक विचारधारा आपकी है उसमें कहा जा रहा है कि विधि जो है पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है। लेकिन जो आपने विश्लेषणात्मक विचारधारा देखा, विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो विधिशास्त्री थी वो कहते थे कि जो विधि है पाई नहीं जाती है, विधि बनाई जाती है। इसी पे ये पूरी विचारधारा बेस है और ये समर्थन करेगी जो विधि है वो बनाई जाती है, पाई नहीं जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो विचारधारा है विधि बनाई जाती है, पाई नहीं जाती है, इस विचारधारा को पढ़ने के लिए इसके आप 3 भाग देखते हैं। पहला भाग प्रमाणवाद फर्स्ट, दूसरा भाग प्रमाणवाद सेकेंड, तीसरा भाग इसका जो है प्रमाणवाद थर्ड। यानी कि आप विश्लेषणात्मक प्रथम, सेकेंड और थर्ड 3 भागों में इस विचारधारा को आप पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पहला जो प्रमाणवाद फर्स्ट है, इस विचारधारा में कौन कौन से विधिशास्त्री हुए जो प्रमाणवाद फर्स्ट में आएंगे, कौन से ऐसे विधिशास्त्री हैं जो प्रमाणवाद सेकेंड में आएंगे, कौन सा ऐसा विधिशास्त्री है जो प्रमाणवाद थर्ड में आएगा। तो हम देखेंगे कि जो प्रमाणवाद फर्स्ट है उसमें पहले जो विधिशास्त्री आपके हुए बेंथम महोदय हुए, पहले विधिशास्त्री हुए बेंथम महोदय हुए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ऑस्टिन महोदय हुए प्रमाणवाद फर्स्ट में। उसके बाद आप देखते हैं कि सामंत महोदय हुए। फिर आप देखते हैं कि चिपमैन ग्रे महोदय हुए। तो ये जितने भी विधिशास्त्री थे, चाहे वो जर्मी बेंथम हो, जॉन ऑस्टिन है, हॉलैंड है, चिपमैन ग्रे हैं और सामंत, ये सारे विधिशास्त्री जो थे प्रमाणवाद प्रथम के थे। यहां से यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रमाणवाद फर्स्ट, प्रमाणवाद सेकेंड और प्रमाणवाद थर्ड, ये सारे विधिशास्त्री दिए गए थे और उसमें कहा था कि इनमें से कौन सा विधिशास्त्री है जो प्रमाणवाद फर्स्ट से संबंधित है। तो वहां पे आपको देखना होगा, ये लिस्ट तैयार रखनी है कि जेर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, हॉलैंड, चिपमैन ग्रे और सामंत, ये प्रमाणवाद फर्स्ट के आपके विधिशास्त्री हैं। फिर हम देखते हैं कि जो प्रमाणवाद सेकेंड के जो विधिशास्त्री हैं उसमें हेन्स केन्सल महोदय हैं। हेन्स केन्सल महोदय के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने जो विधि के विशुद्ध सिद्धांत को, पेवर थ्योरी का सिद्धांत इन्होंने दिया और इन्होंने मूल मानक का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा था कि जो विधि है उसमें से समाजशास्त्र और इतिहास और राजनीति विज्ञान को निकालने के बाद, जो सारी विधियों को निकालने के बाद जो बचती है वो विधि है। इन्होंने मूल मानक का सिद्धांत दिया था। और ये जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है ये अपने चरम स्तर पे थी।
तो किस विचारधारा में कब थी, कैसे थी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपने चरम सीमा पे थी, सबसे स्वर्ण काल में अगर विश्लेषणात्मक विचारधारा थी तो हेंस केल्सन के समय में थी। फिर हम देखते हैं कि प्रमाणवाद थर्ड में एक भी शास्त्री है, यानी कि प्रमाणवाद थर्ड में जो एक आपका भी शास्त्री है वो एच.एल. हार्ट है। एच.एल. हार्ट के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी थी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, और इनका जो विधि और नैतिकता में जो विवाद था वो फुल्लर महोदय से था। यानी कि आपको याद रखना है कि प्रमाणवाद थर्ड के जो भी शास्त्री रहे एच.एल. हार्ट महोदय थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बुक दी और इन्होंने जो बताया कि विधि और नैतिकता में जो विधि और नैतिकता का जो विवाद था हार्ट और फुल्लर महोदय के बीच था। फिर हम देखते हैं कि जो हार्ट से क्वेश्चन बन रहा है, यहां पे क्वेश्चन बन रहा है कि जो विधि है, जो विधि में न्यूनतम नैतिकता की बात करते हैं वो भी हार्ट महोदय करते हैं कि विधि में न्यूनतम नैतिकता होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो ये विधिशास्त्र जो विश्लेषणात्मक विचारधारा पढ़ रहे हैं, विश्लेषणात्मक विचारधारा को किन नामों से जाना जाता है। हिंदी में जो यूजीसी नेट के पेपर में हिंदी के विद्यार्थियों को समस्या ये आ जाती है कि वहां पे आप एनालिटिकल स्कूल जो इंग्लिश के विद्यार्थी है वो सभी जानते हैं, लेकिन जब हिंदी में उनके नाम आ जाते हैं अलग अलग तो वहां पे समस्या होती है। तो हिंदी में किन नामों से ये पूछा गया क्वेश्चन यूजीसी नेट जुडिशरी में, वो देखते हैं एक बार कि हिंदी शब्द से इसको जो अन्य नाम है प्रमाणवादी, आज्ञापक, समादेशात्मक और विश्लेषणात्मक, यानी कि इस विचारधारा को जो कहा जाता है प्रमाणवादी, आज्ञापक, समादेशात्मक और विश्लेषणात्मक, इस विचारधारा के अन्य नाम आपने देख लिया। फिर हम देखते हैं कि जो इस विचारधारा का उदय हुआ, यानी कि ये जो विचारधारा उत्पन्न हुई ये किस कारण हुई, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये प्राकृतिक विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई, उसके विरोध में हुई। फिर आप देखते हैं कि इस विचारधारा के गुण क्या है, ये विचारधारा क्या क्वालिटी रखती है, उसके बारे में देखते हैं। पहली जो इस विचारधारा की क्वालिटी है कि विकसित प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। जो विश्लेषणात्मक विचारधारा में विकसित प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, इसमें वर्तमान विधि का अध्ययन किया जाता है, ना तो इसमें भूत की बात की जाती है ना तो भविष्य की बात की जाती है, इसमें वर्तमान में विश्लेषण करके बताया जाता है कि विधि क्या होती है। फिर आप देखते हैं कि विधि जैसी है वे तथ्यात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है, विधि जैसी है उसके तथ्यात्मक अध्ययन को इस शाखा में किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि विधि की व्याख्या न्यायिक निर्णय एवं प्रशासनिक निर्धारण के लिए प्राधिकारी विषय के सामग्री के रूप में की जाती है। इस विचारधारा का क्या किया जाता है, विधि की व्याख्या न्यायिक निर्णय एवं प्रशासनिक निर्धारण के लिए प्राधिकारिक विषय के सामग्री के रूप में इस विचारधारा का अध्ययन किया जाता है। अगली हम इसकी विशेषता या गुण देखते हैं कि जो विधि है विधि निर्माता द्वारा जानबूझकर बनाई जाती है। ये विश्लेषणात्मक जो विचारधारा है इसमें जो विधि है वो विधि निर्माता के द्वारा जानबूझ के बनाई जाती है। ये विधि ऐसे नहीं बनाई जाती, इसमें आपको फोकस करके बनाई जाती है कि आपको कैसी विधि की आवश्यकता है और आपके ऊपर कैसी विधि लागू करनी चाहिए। ये जो आपकी विश्लेषणात्मक विचारधारा है, इस विश्लेषणात्मक विचारधारा के विशास्त्रियों का मानना है कि इसमें जो विधि निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है वो आपके लिए विधि जानबूझ के बनाता है। फिर आप देखते हैं कि इसका गुण क्या है कि भूतकाल और भविष्य काल का विश्लेषण नहीं किया जाता है। इस विश्लेषणात्मक विचारधारा में जो विधि की बात की जाती है उसमें भूत और भविष्य की बात नहीं की जाती है। फिर अगला देखते हैं कि साक्ष्य, तर्क, प्रशिक्षण पर निर्णय होते हैं और अच्छे होते हैं। मतलब इस विश्लेषणात्मक विचारधारा में जो विधि की जो बात की जाती है उसमें साक्ष्य, तर्क और परीक्षण के आधार पर विश्लेषण करके विधि का निर्माण किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि विधि या तो संप्रभु बनाते हैं या न्यायालय बनाता है। इस विचारधारा के विशास्त्रियों का मानना है कि विधि या तो संप्रभु बनाएगा या न्यायालय बनाएगा। विधि बनाने का किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी संस्थान के पास अधिकार नहीं है। या तो विधि संप्रभु बनाएगा या न्यायालय बनाएगा, उसके अलावा विधि कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकती है। इस जितनी भी विचारधारा है इस विचारधारा में ऐसे गुण समाहित है। इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि जो विधि है या तो न्यायालय बनाएगा या संप्रभु बनाएगा।
फिर हम देखते हैं कि प्रमाणवादी जो आपने फर्स्ट यहाँ पे देखा, इसी प्रमाणवादी फर्स्ट में जो विश्व शास्त्री है उन्होंने विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में क्या कहा, उनसे संबंधित सिद्धांत क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रमाणवाद फर्स्ट में आप देखेंगे कि बेंथम महोदय पहले व्यक्ति थे। बेंथम महोदय के बारे में आपने देखा होगा कि बेंथम महोदय जो थे उन्होंने ही डॉग-लॉ का सिद्धांत दिया, उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, उन्होंने ही बताया था कि जो न्यायाधीश निर्णित विधि है वो कुत्तों की विधि है, ये भी आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि बेंथम महोदय उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, समादेश का सिद्धांत दिया, और सर्वप्रथम जो विधि में संप्रभु का जो समादेश है ये कथन किसने कहा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम विधि में जो संप्रभु का समादेश की बात की गई थी वो किस विश्व शास्त्री ने की थी, तो वो हर्ष महोदय ने की थी। फिर हम देखते हैं कि ईश्वर द्वारा बनाए गए कानून का जो पुरजोर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ईश्वर द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका पुरजोर विरोध किस विश्व शास्त्री ने किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेंथम महोदय ने किया। यानी प्राकृतिक विचारधारा के विरोधी कौन से विश्व शास्त्री थे प्रमाणवाद प्रथम में, तो वो थे बेंथम महोदय। ये आपने क्लियर किया। फिर देखा कि प्रारंभिक अधिकार एक जो ये बात करते हैं कि प्रारंभिक रूप में जब आपने विश्लेषणात्मक विचारधारा से पहले प्राकृतिक विचारधारा, तो प्राकृतिक विचारधारा जैसा जो अधिकार है, जो आप बात करते हैं कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है या संतान है जिसका कोई पिता नहीं हुआ। बेंथम महोदय ने कहा, प्राकृतिक विचारधारा के विरोध में ये बात बोली थी कि प्राकृतिक विचारधारा जैसी कोई विधि नहीं है। अगर ये जो इसका जो आप बात कर रहे हैं प्राकृतिक विचारधारा की जो आप बात करते हैं, इसका कोई आज तक पिता नहीं रहा। इनकी जो ये कोटेशन है, ये जो परिभाषा है, ये पूछी जाती है कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है या संतान है जिसका कोई पिता नहीं रहा है। ये किस विश्व शास्त्री ने कहा, तो आपको पता होना चाहिए ये बेंथम महोदय ने कहा था कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद या संतान है जिसका कोई पिता नहीं रहा है। फिर आपने देख लिया कि डॉग-लॉ की अवधारणा बेंथम महोदय ने दिया। फिर आपने देख लिया कि कुत्तों की विधि इन्होंने किस विधि को कहा, तो इन्होंने न्यायिक पूर्ण निर्णय को कुत्तों की विधि कहा। फिर आपने देखा कि सुख दुख का सिद्धांत किस विश्व शास्त्री ने दिया, तो वो भी बेंथम महोदय ने दिया। फिर हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि में अंतरराष्ट्रीय शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो भी बेंथम महोदय थे। फिर हम देखते हैं कि सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि को सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रों की विधि किसने कहा, वो भी कहा बेंथम महोदय ने। यानी कि बेंथम महोदय से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर बोला कि जो विधिशास्त्र को बेंथम ने दो भागों में बांटा, यानी विधिशास्त्र को बेंथम ने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। एक भाग था इनका व्याख्यात्मक, दूसरा आलोचात्मक। व्याख्यात्मक विधिशास्त्र में ये कहते थे कि विधि क्या है, मतलब इन्होंने जो विधि जो बांटा है विधिशास्त्र को दो भागों में, एक तो व्याख्यात्मक, दूसरा आलोचनात्मक। व्याख्यात्मक में इन्होंने कहा कि विधि क्या है, और आलोचनात्मक में इन्होंने आलोचना करते हुए कि विधि क्या होनी चाहिए। यानी व्याख्यात्मक में इन्होंने कहा विधि क्या है और आलोचनात्मक में कहा कि विधि क्या होनी चाहिए। ऐसी बात बेंथम महोदय ने विश्लेषणात्मक विचारधारा में विधिशास्त्र को दो भागों में डिवाइड करते हुए कहते हैं। फिर इन्होंने जो बेंथम महोदय थे उन्होंने चार शक्तियों की बात की कि किसी भी व्यक्ति पे जो दंड है वो किस तरीके का होता, तो उन्होंने चार शक्तियों की बात की, सेंसन की बात की। पहली एक तो शारीरिक, दूसरी राजनीतिक, तीसरी नैतिक और धार्मिक। अगर कोई भी व्यक्ति जो विधि संप्रभु बनाता है उसमें शक्ति और दंड का, सेंसन का जो बात की गई है वो बात की गई है या तो उसके ऊपर राजनीतिक प्रेशर होता है, या तो नैतिक होता है, या धार्मिक होता है, या शारीरिक होता है। फिर आप देखते हैं कि आपने बेंथम महोदय को देख लिया। अगले भी शास्त्री जो प्रमाणवाद सेकंड के हैं, फर्स्ट के हैं, वो हैं जॉन ऑस्टिन महोदय। जॉन ऑस्टिन महोदय के बारे में कहा जाता है कि ये सर्वप्रथम सेना में एक मतलब सेना के सिपाही थे और इन्होंने लगभग 5 से 6 वर्ष सेना में काम किया और सेना में काम करने के बाद इन्होंने वकालत की। वकालत इन्होंने जब की तो उसी सिलसिले में
ये जर्मनी गए, ये उसी सिलसिले में कहां गए, रोम गए, और रोम में जाकर इन्होंने रोमन विधि का अध्ययन किया। इन्होंने जो ये वकालत किए और वकालत में केस के सिलसिले में ये रोम गए, और रोम में जाकर इन्होंने रोमन विधि का अध्ययन किया, और रोमन विधि का अध्ययन से ये वहां की विधि का अध्ययन करके ये प्रभावित हुए, और इन्होंने उसी समय समादेश का सिद्धांत दिया। यानी कि ये जब 5 साल या 6 साल लगभग इन्होंने सेना की नौकरी की। ये पूछा गया है कि कौन सा विशास्त्री जिसने सेना की भी नौकरी की, तो ये थे हमारे आइंस्टीन महोदय, और इन्होंने वकालत की। वकालत करने गए जब यहां, तो वो रोम गए, और रोम में इन्होंने रोमन विधि का अध्ययन किया, और वहीं से प्रभावित होकर इन्होंने जो दिया सिद्धांत, समादेश का सिद्धांत दिया। ये जो विशास्त्री हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है कि बेंथम से एक कदम कौन सा विशास्त्री जो है आगे है, तो आपको आंसर करना है कि जॉन आइंस्टीन महोदय जो हैं वो बेंथम से एक कदम आगे है। फिर क्वेश्चन बना है कि जॉन आइंस्टीन से एक कदम कौन सा विशास्त्री है वो आगे है, तो आपको पता होना चाहिए हेंस केल्सन भी आइंस्टीन से एक कदम आगे हैं। फिर पूछा गया है क्वेश्चन कि केल्सन से कौन सा विशास्त्री है जो एक कदम आगे है, तो आपको पता होना चाहिए एच.एल. हार्ट महोदय एक कदम आगे है। तो आपने एक सीरीज देखी कि बेंथम से एक कदम आगे आइंस्टीन महोदय हैं, फिर आपने देखा कि आइंस्टीन महोदय से एक कदम आगे जो हैं केल्सन महोदय, और केल्सन महोदय से एक कदम आगे हैं एच.एल. हार्ट महोदय। ऐसे ही आपने जो प्राकृतिक विचारधारा पढ़ी थी, प्राकृतिक विचारधारा में भी आपने देखा था कि आपने सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को आपने देखा था कि सुकरात से प्लेटो और प्लेटो से एक कदम आगे अरस्तु थे। तो इस तरीके से हमने देख लिया एक मतलब कौन से विशास्त्री से वो उससे आगे है एक कदम। फिर हम देखते हैं कि आइंस्टीन ने क्या कहा विधि के बारे में, तो इन्होंने कहा विधि में से नैतिकता का अस्वीकार किया। इन्होंने विधि में नैतिकता का कोई स्थान नहीं रखा, इन्होंने नैतिकता को अस्वीकार किया। इन्होंने इसके पीछे का तर्क इन्होंने दिया था कि अगर विधि में नैतिकता को ध्यान में रखेंगे तो विधि हम जो लोगों के लिए चाहते हैं कि बने और उसको लोग पालन करें, तो नैतिकता को अगर हम विधि में स्थान देंगे तो वो विधि सफल नहीं होगी। इसके लिए इन्होंने विधि में नैतिकता के बारे में बात की थी और उससे इनकार किया था कि विधि में नैतिकता नहीं होनी चाहिए, ये आइंस्टीन महोदय ने कहा। फिर इन्होंने कहा कि विधि में जो विधि संप्रभु का समादेश है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया ये बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि किस विशास्त्री ने विधि को संप्रभु का समादेश कहा, तो ये कहा था आइंस्टीन महोदय ने। और इन्होंने जो अपने संप्रभुता का सिद्धांत दिया था उसमें जो विधि शब्द का प्रयोग किया था, विधि शब्द इन्होंने ब्लैक स्टोन महोदय से लिया था, संप्रभुता इन्होंने हाफ्स महोदय से लिया था, और समादेश इन्होंने बेंथम महोदय लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो विधि के संप्रभु का सिद्धांत दिया, तो इन्होंने कौन से वर्ड को इन्होंने विधि का जो विधि शब्द है वो ब्लैक स्टोन महोदय से लिया। फिर इन्होंने जो संप्रभु को जो लिया शब्द संप्रभु इन्होंने हाफ्स महोदय से लिया, और इन्होंने समादेश शब्द का जो है वो बेंथम महोदय से लिया, ये हम देखते हैं। फिर संप्रभुता, इन्होंने संप्रभुता किसे कहा, संप्रभु क्या होता है इसके बारे में बताया। तो इन्होंने बताया कि एक व्यक्तियों के समूह जो संप्रभुता होती है वो कहाँ होती है, तो आप देखते हैं कि जो संप्रभुता होती है या तो एक व्यक्ति में होती है। इन्होंने बोला कि आखिर जो आप संप्रभुता की बात हम कर रहे हैं वो संप्रभुता किन में होती है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसमें संप्रभुता देखते हैं ये, तो ये कहते हैं जो संप्रभु होगा वो एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, एक संस्थान हो सकता है, उसमें ये संप्रभुता निहित होती है, वो संप्रभु होगा और वही संप्रभु का जो आदेश होगा वही विधि होगा। इन्होंने बात कही और इन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है जो संप्रभु होता है और संप्रभु अपने अधीनस्थ के लिए क्या करता है, कानून बनाता है और वो अधीनस्थ व्यक्ति उसको पालन करने के लिए बाध्य होता है।
तो इन्होंने कहा कि अधीन और अपने अधीनस्थ के लिए इच्छा व्यक्त करता है, यानी संप्रभु अपने अधीनस्थ के लिए विधि के द्वारा इच्छा व्यक्त करता है और इच्छा उस पर थोपता है, उसे बाध्य करता है उसको मानने के लिए। फिर इन्होंने संप्रभुता के हम गुण को देखते कि संप्रभुता में कौन से गुण होते हैं, तो देखते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य होती है, असीमित होती है और अपरिहार्य होती है। यानी कि जो अविभाज्य संप्रभुता का इन्होंने बोला कि संप्रभुता अविभाज्य होती है, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है। अगर आप संप्रभुता को देखें कि भारत में संप्रभु कौन है, तो आप विधिक रूप से जब देखेंगे कि भारत में जो संप्रभु है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हम देखते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से संप्रभुता कहाँ निवास करती है, तो देखते हैं कि भारत के लोगों में। तो इसी प्रकार ये कहते हैं कि संप्रभुता का जो है अविभाज्य है, उसको बांटा नहीं जा सकता है। अगर देखते हैं कि अगर संप्रभु हमारे देश में संविधान है, तो केवल और केवल विधिक रूप से संप्रभु संविधान ही होगा, किसी और डॉक्यूमेंट में वो ताकत नहीं होगी। फिर इन्होंने कहा कि जो संप्रभुता जब हम देखते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो भारत की जनता संप्रभु है, राजनीतिक देश से, तो वो जनता ही संप्रभु होगी, उसको हम बांट नहीं सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो इन्होंने बात की असीमित, कि संप्रभुता जो है असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी असीमित का मतलब है, इन्होंने कहना चाहा है कि जो संप्रभुता है वो असीमित है। माना कि हमारे जो संविधान की जो बात की गई है, संविधान में जो उसकी क्षमता की बात की गई है, उसकी शक्ति की बात की गई है, वो असीमित है, उसको सीमित नहीं किया जा सकता। और इसको आप देखते हैं कि जो संविधान हमारा संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, उसको जिस फॉर्म में, जिस फॉर्मेट में उस पुस्तिका को, उस डॉक्यूमेंट को लिख दिया गया है, उसको आप 368 के द्वारा, संशोधन के द्वारा बदल सकते हैं। लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के केस में ये कह दिया गया कि संप्रभु हमारा संविधान है, हमारे विधिक रूप से उसमें संप्रभुता निवास करती है, और जो भी संविधान सभा द्वारा ये कानून बना दिया गया है, उसका बेसिक जो फॉर्मेट है उसको आप नहीं बदल सकते। क्यों? भले ही जो पावर जो संसद को संविधान में संशोधन करने की है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे संविधान में जो संप्रभुता की बात की गई है वो असीमित है, उसके पास शक्ति असीमित है। फिर हम देखते हैं कि अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब इन्होंने संप्रभुता का जो आप तीसरा गुण देखते हैं अपरिहार्य, यानी कि जो उसकी जो नियम कानून जो बातें हैं जो मानना, वो आप जरूर मानेंगे, उसको आप मानने से इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने संप्रभुता के 3 गुण देखे। फिर हम देखते हैं कि जो ये संप्रभु है कि जो संप्रभु है वो सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरीके से काम करता है। सकारात्मक अर्थ में आप देखते हैं कि जो भी संप्रभु आदेश देगा, जो संप्रभु का जो आदेश होगा वो सभी लोगों के द्वारा मान्य होता है और सभी लोग उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। ये इसका सकारात्मक पक्ष देखेंगे। सब संप्रभुता है 2 तरीके की होती है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक में आप देखेंगे कि जो संप्रभु होता है वो जो भी आदेश देगा उसको अधीनस्थ लोग मानने के लिए बाध्य हैं। जैसे कि अगर हमारे देश में हमारा संविधान संप्रभु है और संप्रभु जो हमारा संविधान आदेश करता है उसको मानने के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति मानने के लिए बाध्य है। उसको आप मना नहीं कर सकते कि हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा वो सबसे संप्रभु डॉक्यूमेंट है। उस ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो संविधान के ऊपर है। तो ये हमने उसका कौन सा देखा, उसका पक्ष जो देखा वो हमने देखा सकारात्मक। फिर हम इसका जब नकारात्मक अर्थ में देखते हैं कि जो संप्रभु द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो संप्रभु वो आदेश देता है, लेकिन संप्रभु उस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यानी कि संप्रभु जो आदेश देता है उससे जनता मानने के लिए बाध्य होती है, लेकिन संप्रभु उस आदेश से बाध्य नहीं होता। इसका आप एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो उनके अधीनस्थ कोर्ट मानने के लिए बाध्य होते हैं।
यदि हम मान लें कि हमारी जो कोर्ट है, हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ये संप्रभु न्यायालय हैं अपने, अगर ये संप्रभु न्यायालय है और इसकी अधीनस्थ कोर्ट जो है वो इसको निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो घोषित विधि है उसकी अधीनस्थ कोर्ट मानने के लिए बाध्य है। फिर हम देखते हैं कि इसके पीछे का जो शस्त्र है, दंड क्या है, क्यों मानेंगे, क्योंकि 129 आर्टिकल के द्वारा और 215 आर्टिकल के द्वारा, 129 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और 215 के द्वारा हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में रखा गया है और वो अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। यदि अधीनस्थ कोर्ट उसके निर्णय को नहीं मानेंगे तो अधीनस्थ कोर्ट को वो दंड देने का पावर रखती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से, और जो वो निर्णय देती है उसको वो मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। अब देखते हैं कि सबसे पहले आपने देखा एक केस आया था शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद में बताया था जो फंडामेंटल राइट है उसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर आपने देखा कि जो विधि शब्द के अंतर्गत संशोधन आता है। किस केस में बताया गया था कि विधि शब्द के अंतर्गत संशोधन आता है, वो गोलकनाथ में। इससे पहले जो दो मामले आए थे उसमें सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, इन दोनों मामले में कहा गया था कि विधि शब्द के अंतर्गत जो आर्टिकल 13 में विधि शब्द का प्रयोग किया गया, विधि शब्द के अंतर्गत जो है संशोधन नहीं आता है। लेकिन उसी मामले को बदल दिया गया गोलकनाथ मामले में और कहा गया कि विधि शब्द के अंतर्गत संशोधन आता है। फिर इसी के बाद केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि विधि शब्द के अंतर्गत संशोधन आएगा। तो आपने देखा कि इससे पहले के जो जितने भी कोर्ट थे उन्होंने जो निर्णय दिया उसको मानने के लिए क्या वही कोर्ट फिर से बाध्य थी? नहीं बाध्य थी। आपने देखा कि वो नहीं बाध्य थी। ऊपर की दो केसों में बताया गया कि विधि शब्द के अंतर्गत संशोधन नहीं आता है, लेकिन गोलकनाथ के केस में बताया गया कि विधि शब्द के अंतर्गत संशोधन आते हैं। यानी कि वो खुद संप्रभु, इसीलिए आइंस्टीन महोदय ने कहा कि जो आपकी संपूर्णता है दो तरीके की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक अर्थ में आप देखते हैं कि संप्रभु जो भी आदेश देता है उसके अधीनस्थ व्यक्ति तो मानने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन संप्रभु उस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने संप्रभुता को समझ लिया। फिर हम देखते हैं कि विधि के जो भाग हैं, जो आइंस्टीन महोदय ने विधि के, जैसे कि आपने देखा था कि जो विधि के भाग को जेनी बोनथम महोदय ने बताया था, उसी तरीके से ये जो आइंस्टीन महोदय हैं वे विधि के दो भाग बताते हैं। एक उचित रूप से बना कानून, दूसरा अनुचित रूप से बना कानून। उचित रूप से जो बना कानून है उसको भी ये दो भागों में बांटते हैं। एक तो ईश्वर द्वारा बनाया गया कानून, दूसरा मानव द्वारा बनाया गया। उचित रूप से बनाया गया कानून को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक ईश्वर द्वारा बनाया गया कानून, दूसरा मानव द्वारा बनाया गया। यानी कि आइंस्टीन ने जो विधि को दो भागों में बांटा, एक उचित रूप से बनाया गया कानून, दूसरा जो बनाया गया अनुचित रूप से बनाया गया कानून। तो जो इन्होंने उचित रूप से बनाया गया कानून है उसको दो भागों में बांटा, एक ईश्वर द्वारा बनाया गया कानून, दूसरा मानव द्वारा बनाया गया कानून। मानव द्वारा कानून में आप देखते हैं कि ये जो प्रवर के लिए, यानी कि जो अपने अधीनस्थ के लिए जो संप्रभु कानून बनाता है वो मानव द्वारा एक कानून होता है, और एक मानव द्वारा कानून जो होता है जो रूढ़ि और प्रथा के रूप में समाज में पाया जाता है। फिर ये जो बताते हैं अनुचित रूप से बनाया गया कानून, उसमें ये कहते हैं कि एक जो होता है दृश्य विधि द्वारा, एक इन्होंने बताया है कि एक इन्होंने दृश्य विधि के बारे में बताया है और इन्होंने एक शारीरिक विधि के रूप में बताया है। फिर हम देखते हैं कि जो संप्रभुता, जो सामान्य समादेश क्या होता है और विशिष्ट समादेश क्या होता है। तो इन्होंने जो बात की सामान्य समादेश की कि संप्रभु किसी काम को करने का जो आदेश देता है वो सामान्य समादेश इसका है, और जो विशिष्ट समादेश है कि उसको वो संप्रभु जो आदेश देगा उसको मानने के लिए बाध्य अधीनस्थ हो गए।
तो ये इसका विशिष्ट समादेश है। फिर उन्हें जो समादेश दिया जाता है वो संप्रभुत्व द्वारा, व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। जो समादेश दिया जाता है वो किसके दिया जाता है? तो संपूर्ण जो प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति होता है उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि सामान्य जो समादेश है उसको ही पॉजिटिव ला भी कहा जाता है, यानी कि सकारात्मक विधि भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि समादेश जो होता है वो सकारात्मक जो समादेश होता है, ऐसा कौन सा समादेश है जो सकारात्मक नहीं होता है? तो ऐसी कौन सी विधियां हैं, ऐसा कौन सा समादेश है जो सकारात्मक नहीं होता है? वो व्याख्यात्मक विधि है, घोषणात्मक विधि है और निरसन विधि है और अपूर्ण विधि है। यानी कि ये जो समादेश होते हैं ये जो होते हैं सकारात्मक नहीं होते हैं। फिर इस संप्रभुता के जो इनका सिद्धांत था, आइंस्टीन की आलोचना, इन्होंने तीन विशास्त्री थे उन्होंने इनकी आलोचना की। पहले जो विशास्त्री थे वो एलन थे, दूसरे हार्ट थे, तीसरे सामंड महोदय थे। सामंड महोदय ने कहा कि जो विधि आइंस्टीन है, विधि के क्षेत्र में ताड़ का वृक्ष है। आइंस्टीन की जो आलोचना की वो एलन महोदय ने की और एलन महोदय ने कहा कि जो आइंस्टीन जो है वो विधि के क्षेत्र में ताड़ का वृक्ष है। फिर हमने देखा कि हार्ट महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आइंस्टीन की जो विधि है वो बंदूकधारियों की विधि है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये बन जाए जुडिशरी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, कि जो आइंस्टीन की विधि है उसको बंदूकधारियों की विधि कौन से विधि शास्त्री ने कहा? तो आपको याद रखना होगा एक्चुअल हार्ट महोदय ने इस बात को कहा कि आइंस्टीन की जो विधि की बात करते हैं वो बंदूकधारियों की विधि है। फिर हम देखते हैं सामंड महोदय के बारे में। आपने ब्लैक बेंथम महोदय के बारे में पढ़ लिया, आइंस्टीन महोदय के बारे में पढ़ लिया प्रमाणवाद में, और आप पढ़ते हैं सामंड महोदय। सामंड महोदय ने क्या कहा? सामंड महोदय ने कहा कि विधि न केवल अधिकार है, न केवल शक्ति, बल्कि इन दोनों का सामंजस्य है। इन्होंने क्या कहा कि विधि न केवल अधिकार है और न केवल शक्ति, बल्कि इन दोनों का सामंजस्य है। इन्होंने कहा विधि केवल अधिकार नहीं है और न तो ये शक्ति है, इन दोनों का सामंजस्य है। विधि में ना तो अधिकार होती है ना तो शक्ति होती है, उन दोनों का सामंजस्य होता है। विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकार मिलता है और किसी व्यक्ति को उसके लिए क्या मिलता है, उसमें दंड मिलता है। तो इन दोनों का सामंजस्य के रूप में विधि को किसने देखा? वो सामंड महोदय हैं। आगे सामंड महोदय कहते हैं कि विधि राज्य की आवाज में मनुष्य द्वारा की गई न्याय की पुकार है। विधि राज्य की आवाज में मनुष्य द्वारा की गई न्याय की पुकार है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है कि किस विधि शास्त्री ने कहा है कि विधि राज्य की आवाज में मनुष्य द्वारा की गई न्याय की पुकार है। तो ये भी सामंड महोदय ने कहा। फिर हम देखते हैं कि सामंड महोदय क्या कहते हैं कि जनता कहती है, जो न्याय की पुकार के लिए जनता जो कहती है वी वांट जस्टिस, तो राज्य उसकी मांग पर कानून बनाता है। यानी कि जो भी राज्य कानून बनाता है तो जनता कहती है वी वांट जस्टिस, हमें मतलब न्याय चाहिए, तब जाके जो है क्या करता है राज्य उसके लिए कानून बनाता है। फिर ये आगे क्या कहते हैं विधि के बारे में, विधि बिना किसी शक के अपेक्षाकृत बड़ी बुराई का उपचार है। विधि बिना किसी शक के अपेक्षाकृत बड़ी बुराई का उपचार है। फिर इन्होंने आगे कहा कि फिर भी वह अपने आप में अपने साथ स्वयं की बुराई को लाती है। इन्होंने कहा कि विधि एक तरीके से उपचार तो करती है, विधि बहुत बड़ी बुराइयों को हटाती है, उससे उपचार करती है समाज की बुराइयों का, लेकिन फिर भी विधि भी अपने साथ कुछ बुराई लेकर आती है। ऐसा इनका मानना क्यों था कि आपने देखा होगा कि बहुत सी विधियों के द्वारा, हमारी जितनी भी विधियां हैं उनके द्वारा समाज में बहुत सारी बुराई खत्म की गई है, कंट्रोल की गई है। फिर भी हम देखते हैं कि विधि में बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिसके द्वारा बुराई कुछ मात्रा में पनपी भी है। यानी कि बुराई दूर करने के साथ जो समाज से बुराई थी उसको दूर भी किया गया विधि के द्वारा, लेकिन
जो सामंत महोदय कहते हैं कि इसने बुराई तो बहुत समाज से खत्म की, लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में जो विधि के द्वारा बुराई आई वो भी विधि के द्वारा ही आई। फिर ये कहते हैं कि विधि गलती करने वाले और गलत के उपचार के बीच मौजूद आवश्यकता के बंधन के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने जो विधि की परिभाषा की कि गलती करने वाले और गलत, इन्होंने कहा कि गलती करने वाले और गलत के उपचार के बीच मौजूद आवश्यकता के बंधन को परिभाषित किया, ये भी सामंत महोदय ने कहा। फिर इन्होंने विधिक अधिकार के संबंध में 5 विशेषताएं बताई। विधिक अधिकार के संबंध में इन्होंने 5 विशेषताएं बताई। पहली विशेषता बताया कि अधिकार का विषय, उद्देश्य, विषय वस्तु, हक और संगत कर्तव्य। यानी इन्होंने विधिक अधिकार के संबंध में 5 विशेषताएं बताई। पहला बताया अधिकार का विषय, उद्देश्य, विषय वस्तु, हक और जो है संगत कर्तव्य की बात इन्होंने की। फिर हम देखते हैं कि जो प्रमाणवाद की आधुनिक नींव रखी थी, क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रमाणवाद की आधुनिक नींव किस विशास्त्री ने रखी। प्रमाणवाद की आधुनिक नींव किस विशास्त्री ने रखी, तो वो सामंत महोदय ने रखी। फिर आपसे जो नेक्स्ट जो विचारधारा बात की गई है कि सामंत महोदय ने संहिताकरण की परिभाषा क्या दी थी। सामंत महोदय ने संहिताकरण की परिभाषा है, तो देखते हैं कि समस्त विधि संग्रह को जो आधुनिक विधि के रूप में बदलने की क्रिया को संहिताकरण कहा। मतलब जितनी भी समस्त जो भी आधुनिक विधियां थी उनको इकट्ठा करके और उसको संग्रह को ही इन्होंने विधि का संहिताकरण कहा। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर ग्रे महोदय। ग्रे महोदय को आप देखते हैं, मतलब आपने पहले देखा बेंथम को, फिर आइंस्टीन को, फिर हमने सामंत को देखा। अब ग्रे महोदय क्या कहते हैं। ग्रे महोदय कहते हैं कि समस्त विधि जो ये कहते हैं कि न्यायाधीश केवल विधि की व्याख्या ही नहीं करते हैं बल्कि विधि का निर्माण करते हैं। ग्रे महोदय कहते हैं कि न्यायाधीश जो है केवल विधि की व्याख्या नहीं करते हैं, ये विधि का निर्माण भी करते हैं। केवल न्यायाधीश, आपने देखा होगा कि जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि न्यायाधीश जो है, जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट, वो सबसे बड़ा व्याख्याकार कोर्ट है, यानी कि वो इंटरप्रिटेशन करने वाला कोर्ट है। तो इसी तरीके से जो एचएल जो ये क्या बोलते हैं, ये जो ग्रे महोदय हैं, ग्रे महोदय भी कहते हैं कि न्यायाधीश केवल विधि की व्याख्या नहीं करते हैं बल्कि वो विधि का निर्माण भी करते हैं। आप एग्जाम्पल देखें कि अगर आप एग्जाम्पल उसका देखते हैं कि बहुत से ऐसे वाद हुए हैं जिसमें न्यायाधीश ने विधि की व्याख्या करते हुए कोई सिद्धांत बनाया है और सिद्धांत बताते हैं से आगे जाकर विधायिका ने उस पर विधि भी बनाई है। ठीक है, फिर आगे आप देखते हैं कि ये क्या कहते हैं कि विधि वह है जो राज्य के न्यायिक अंग के रूप में अपने आचरण को प्रतिपादित करती है। विधि वह है जो राज्य के न्यायिक अंग के रूप में अपने आचरण के रूप में प्रतिपादित किया। तो ये आपने देख लिया इनकी परिभाषा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रे महोदय ने 2 ही स्टेटमेंट इनसे पूछे गए, तो 2 आपने इनके स्टेटमेंट देख लिए। फिर हम देखते हैं कि प्रमाणवाद सेकंड। प्रमाणवाद सेकंड में आपको एक भी शास्त्री को पढ़ना है, हेल्स केल्सन महोदय को। हेल्स केल्सन महोदय ने विशुद्ध विधि का सिद्धांत दिया और ये वियना विचारधारा के विधि शास्त्री थे। इन्होंने जो इनका जो काल था, जो प्रमाणवाद सेकंड था, वह स्वर्णिम काल कहा जाता था। और इन्होंने विशुद्ध विधि का सिद्धांत दिया, इन्होंने मूल मानक का सिद्धांत दिया, इन्होंने विधि मानव द्वारा जो बनाई जाती है जिससे मानव जो है उचित और अनुचित रूप से क्या किया जाए उसके बारे में ये बताते हैं। फिर इन्होंने बताया कि जो विधि है समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मतलब इन्होंने मूल मानक के बारे में बताया कि मूल मानक क्या होना चाहिए। तो इन्होंने कहा विधि से जो है समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और जितनी भी चीजें हैं उनको निकाल देने के बाद जो बचता है वही विधि है। इन्होंने मूल मानक के रूप में जो बताया था कि जो मूल मानक है किसी भी समाज में एक ऐसा मूल होना चाहिए, मूल मानक होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति उस विधि के
द्वारा ही सभी विधियों को जस्टिफाई किया जा सके। तो इन्होंने, जैसे कि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारतीय परंपरा में कौन सी ऐसी विधि है जो मूल मानक है, तो आपने देखा कि भारतीय संविधान जो है हमारा मूल मानक है, और जितनी भी अधीनस्थ विधियां हैं वो भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 13 है वो कहता है, क्या कहता है कि भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, संविधान पूर्व विधियां और संविधान पश्चात विधियां अगर उनको किसी भी मात्रा तक छीनती हैं, न्यून करती हैं या खत्म करती हैं, तो उसको उस मात्रा तक शून्य किया जा सकता। ये पावर दर्शाता है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत का मूल मानक है। फिर हम देखते हैं एच.एल. हार्ट महोदय को, जो प्रमाणवाद थर्ड में आते हैं। एच.एल. हार्ट महोदय से इतना क्वेश्चन पूछा गया कि विधि और नैतिकता में जो विवाद था वो किनके बीच था, तो हार्ट महोदय और फुल्लर महोदय के बीच था। फिर यहां से पूछते हैं कि जो हार्ट महोदय से क्वेश्चन आया है कि विधि में न्यूनतम नैतिकता की बात कौन सा विधिशास्त्री करता है, वो एच.एल. हार्ट महोदय करते हैं। फिर इनसे पुस्तक पूछी गई द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ किस विधिशास्त्री की है, वो एच.एल. हार्ट महोदय की है। तो इस तरीके से आपने पूरा जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, जहां से क्वेश्चन बने हैं, जिन थ्योरियों को पूछा गया उसको हमने बताया। उसके बाद हमने जो स्टेटमेंट यहां पे पूछा गया उसके बारे में आपने देख लिया। तो इस तरीके से आपका जो विश्लेषणात्मक विचारधारा समाप्त होती है, और आपने देखा कि हमारे साथ आपने प्राकृतिक विचारधारा यानी कि नेचुरल स्कूल, फिर आपने देखा कि विश्लेषणात्मक विचारधारा यानी कि एनालिटिकल स्कूल, फिर आपने देखा कि हिस्टोरिकल स्कूल और ऐतिहासिक विचारधारा आपने पढ़ लिया। तो आपकी 2 विचारधाराएं बची हैं, वो अगली वीडियो में दोनों विचारधारा यानी समाजशास्त्री विचारधारा और यथार्थवादी विचारधारा अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट विधिशास्त्र की आपको मिल जाएगी, और आप जब भी शुरुआत करिए विधिशास्त्र की तो पहली वीडियो से शुरुआत करिए। अब बीच में किसी भी वीडियो को पढ़ेंगे तो विधिशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट बेस है। आप पहली वीडियो से ही कॉन्सेप्ट सीखते हुए 5वीं वीडियो, 6ठी वीडियो या आगे के लेक्चर आप देखेंगे तो आपका जो विधिशास्त्र का जो डर है, जो आपको स्टेटमेंट याद नहीं होते हैं, वो आपको सारे याद होने लगेंगे जब आपको वो कॉन्सेप्ट तैयार होगा। तो दोस्तों, आपने हमारे साथ ये पढ़ा, और जिस तरीके से आपके कमेंट आए, जिस तरीके से आपने अपनी बातों को रखा हमारे समझ, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने यूजीसी नेट और जुडिशरी को ध्यान में रखते हुए, और अभी सुनने में भी आ रहा है कि आपका जो जुडिशरी का एग्जाम है वो मई के माह में आपको मान के चलिए नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जब भी जुडिशरी एग्जाम करवाती है, नोटिफिकेशन देती है, उसके 2 महीने के अंदर ही वो क्या करती है कि आपसे एग्जाम ले लेती है। तो जुडिशरी के एग्जाम के लिए विधिशास्त्र सबसे ज्यादा वहां पे परेशान करने वाला सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट हम पहले से तैयार कर लेंगे तो हमारी जो आगे जो परीक्षा आने वाली है उसमें आसानी होगी। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,